मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चलिए कहानी की तरफ। चैप्टर 15 शिवाय का कॉलेज आना। यूनिवर्सिटी। मालिनी जमीन पर बैठी रो रही थी। दुर्गा ने अपने हाथ झाड़ते हुए ऐसा सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपनी किताबें जादुई मोती की दुनिया में रख दी थी। एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर तो 2 दिन में उन बॉक्स में ढूंढना बहुत आसान था। आखिरकार यहाँ के 2 घंटे वहाँ के 2 दिन होते हैं। इस दुनिया के लोगों को लगता रहा कि मैं सो रही थी। भले ही मेरे लिए मैथ के सवालों को हल करना मुश्किल था, बेईमानी करके भी मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, पर बाकी सब्जेक्ट में मेरे लिए टॉप करना बहुत इजी था। अगर मुझे बाकी स्टूडेंट जितना समय मिला होता तो मैं जादुई मोती की मदद के बिना भी सभी सब्जेक्ट में टॉप कर सकती थी। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी स्टूडेंट ने कहा, वो देखो कौन आया है, मिस्टर राठौर खुद चलकर यहाँ आए हैं। शिवाय को यहाँ देखकर दुर्गा भी हैरान हो गई कि वो यहाँ क्यों आया है। शिवाय को देखकर मालिनी के चेहरे पर खुशी आ गई। मालिनी ने अपने मन में सोचा, मिस्टर राठौर यहाँ आए हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब इन्होंने दुर्गा की अभी की हरकत देख ली होगी। उन्हें पता चल गया होगा कि दुर्गा कितनी बुरी है। यही मौका है सारी बाजी पलटकर मिस्टर राठौर को अपनी साइड में लेने का। मालिनी दौड़कर शिवाय के पास गई और उसके हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मिस्टर राठौर अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा ये सूजा हुआ चेहरा देखिए। मेरी ये हालत इस दुर्गा ने की है। आप इसके क्यूट एंड इनोसेंट लुक से धोखा मत खाइएगा। वह सिर्फ क्यूट एंड इनोसेंट होने का नाटक कर रही है ताकि आपको रिझा सके, पर असल में ऐसा नहीं है। शिवाय ने मालिनी को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, दुर्गा सचमुच बहुत क्यूट एंड इनोसेंट है, खासकर उस समय जब वो तुम्हें थप्पड़ मार रही थी। ये सुनकर मालिनी और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शिवाय ने दुर्गा के सामने जाकर कहा, अपना हाथ दिखाओ मुझे। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आया कि शिवाय क्या करना चाहता है। वो तो खुद शिवाय के इस बर्ताव से हैरान थी। जब दुर्गा ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो शिवाय ने खुद आगे बढ़कर दुर्गा का एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। शिवाय ध्यान से दुर्गा की हथेली देखने लगा, जो कि थप्पड़ मारने की वजह से लाल हो गई थी। शिवाय ने दुर्गा की हथेली को चूमते हुए कहा, तुम्हारा हाथ पूरा लाल पड़ गया है, इसमें बहुत दर्द हो रहा होगा। अगली बार तुम खुद से थप्पड़ मत मारना। उसका चेहरा सिलिकॉन से भरा हुआ है, कहीं उसकी वजह से तुम्हें नुकसान ना पहुंच जाए। दुर्गा और मालिनी के साथ साथ वहां मौजूद सभी स्टूडेंट शिवाय की बातों से हैरान थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि शिवाय बहुत बदतमीज है। दुर्गा ने शिवाय से दूर हटने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज मुझे टच मत करो। शिवाय ने दुर्गा की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और ना उसकी बात सुनी। वो बस अभी भी दुर्गा के हाथ को देख रहा था। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि वो दुर्गा के हाथ में क्या देख रहा है। शिवाय दुर्गा के हाथ को देखते हुए कुछ देर पहले हुई बातों को याद करने लगा। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले शिवाय की गाड़ी में पीछे बैठे शिवाय ने आगे बैठे विशाल से गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब है कि दुर्गा को कॉलेज में बहुत परेशान किया जाता है? शिवाय ने विशाल से पूछा। विशाल ने पीछे देखते हुए कहा, हाँ बॉस, कुछ लोग हैं जो कॉलेज में उन्हें परेशान करते हैं। उनके बुरे मार्क्स की वजह से कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी उनको अक्सर साइड लाइन कर दिया करते हैं। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने अभी कॉलेज में एक शर्त भी लगाई है। पूरी बात तो नहीं पता चली, बस इतना पता है कि शर्त मिड टर्म एग्जाम के बारे में है और अगर वो शर्त हार जाती हैं तो उन्हें बिना कपड़ों के प्लेग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे। शिवाय ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने अभी? शर्त हारने पर क्या करना होगा उसे? विशाल ने कहा, बिना कपड़ों के प्लेग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे। शायद आज उनके एग्जाम का रिजल्ट का दिन है। शिवाय ने जल्दी से कहा, गाड़ी अभी इसी वक्त उसके कॉलेज की तरफ घुमाओ। फ्लैशबैक एंड। शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए सोचा, मुझे इस लड़की की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने विशाल से तुरंत गाड़ी इस कॉलेज की तरफ घुमाने को कहा, लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये तो खुद किसी को थप्पड़ मार रही है। जितनी डोमिनेटिंग और बोल्ड ये है, उससे लगता तो नहीं है कि इसे कोई परेशान भी कर सकता है। ये सिर्फ देखने में सीधी है, पर असल में छोटी सी जंगली बिल्ली है। माई लिटिल वाइल्ड कैट। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, मिस्टर राठौर, आप काफी देर से मेरा हाथ देख रहे हैं। क्या आप मेरे हाथों की रेखाएं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप ये काम भी करते होंगे। शिवाय ने विशाल को देखकर कहा, विशाल, ऑइंटमेंट आया या नहीं? विशाल ने ऑइंटमेंट आगे बढ़ाते हुए कहा, यस सर, आ गया।
शिवाय ऑइंटमेंट लेकर दुर्गा के हाथ पर लगाने लगा। दुर्गा ने ये सब देखकर अपने मन में सोचा, अब क्या ये मेरे हाथ पर ऑइंटमेंट भी लगाएगा? वैसे देखा जाए तो ऐसे होटी से अपनी सेवा कराना बुरा भी नहीं है। वैसे ये जिस सावधानी से मेरे हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई कच्ची मिट्टी की चीज पकड़ी हुई है, जिसे अगर ज्यादा कस के पकड़ा तो वो टूट जाएगी। इसकी छुअन मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग जगा रही है। शायद ही कभी किसी ने इतने जेंटलनेस और सम्मान के साथ मेरा हाथ पकड़ा होगा। मैंने अपनी दोनों में से एक भी जिंदगी में किसी लड़के को किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा केयरिंग और रिस्पेक्टफुल होते नहीं देखा, लेकिन इसकी उंगलियां मुझे इतनी ज्यादा ठंडी क्यों लग रही हैं? दुर्गा ने अचानक ही शिवाई की कलाई पकड़ ली। शिवाई की नब्ज को चेक करते हुए दुर्गा ने हैरानी से सोचा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, इसकी नब्ज ठीक नहीं चल रही है, इसे फिर से ठंडे जहर का अटैक हुआ है। चैप्टर 16 डॉग नहीं शेरनी हूँ। दुर्गा ने परेशान होते हुए शिवाय से पूछा, शिवाय क्या तुम्हें ठंडे जहर का फिर से अटैक हो रहा है? दुर्गा को अपने लिए परेशान होता देखकर शिवाय को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। शिवाय ने दुर्गा से मुस्कुराकर कहा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। शिवाय की ये बात सुनकर दुर्गा बहुत हैरान हो गई। दुर्गा ने अपने मन में कहा, फर्क नहीं पड़ता? क्या बकवास है ये। मैंने अपनी दुनिया में बहुत सारे लोगों को ठंडे जहर का शिकार होते हुए देखा है। इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ के गड्ढे में बिना कपड़ों के उसे डालकर गड्ढा बंद कर दिया हो। इसके दर्द को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि कई लोग तो इस दर्द से पागल हो जाते हैं, और ना जाने कितने लोगों ने तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी जान दे दी। और ये आदमी इतना दर्द इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए मेरे हाथों पर ऑइंटमेंट लगा रहा है। आखिर क्या है ये आदमी? कैसा इंसान है ये? क्या इससे दर्द नहीं होता? दुर्गा ने शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। दुर्गा शिवाय को लेकर कॉलेज के मेडिकल रूम में आई। दुर्गा ने सबको वहां से जाने के लिए कहा। शिवाय को साथ देखकर सबने उसकी बात मान ली। दुर्गा ने शिवाय को वहां रखे बेड पर बिठा दिया। दुर्गा शिवाय के माथे को छूते हुए बोली, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुमने कोई इनहिबिटर लिया है या नहीं? शिवाय ने कहा, हाँ मैंने पहले ही इनहिबिटर ले लिया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए सोचा, जब जब मैं तुम्हें टच करता हूँ मेरा शरीर अपने आप रिलैक्स होने लगता है। शिवाय ने दुर्गा से कहा, इतने सालों में मैंने आयुर्वेद और मॉडल साइंस दोनों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी कहीं भी ऐसा कोई इनहिबिटर नहीं मिला जो ठंडे जहर की तकलीफ को कम कर सके। दुर्गा ने शिवाय के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो तुम हर बार इस जहर के अटैक से कैसे डील करते हो? शिवाय ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता हूँ। ये सुनकर दुर्गा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, बर्दाश्त? दिस इज सो रेडिकुलस। यकीन नहीं होता कि इस दुनिया का मेडिकल साइंस ऐसा है। मैं जिस दुनिया से आई हूँ उसे दुनिया में भले ही इस जहर का कोई परमानेंट इलाज नहीं था, पर इसकी तकलीफ को कम करने के हजारों तरीके थे। यहाँ के डॉक्टर इतना भी नहीं कर पाए। ये सोचते हुए दुर्गा ने अपना हाथ शिवाय के सिर से हटा लिया। ये देखकर शिवाय दुर्गा का हाथ पकड़कर फिर से अपने सिर पर रखकर बोला, अपना हाथ मत हटाओ। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, शिवाय मैं कुछ नीडल्स के जरिए तुम्हें एक्यूपंक्चर देकर तुम्हारे दर्द को कम करने वाली हूँ। शिवाय ने दुर्गा से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे अंदर से इस जहर की तकलीफ को कम करना चाहती हो? दुर्गा ने हाँ में सिर हिला दिया। तो शिवाय ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें नीडल्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उससे भी बेहतर एक सोल्यूशन है। ये सुनकर दुर्गा ने पूछा, कैसा सोल्यूशन? ये सुनते ही शिवाय ने दुर्गा को एक झटके से बिस्तर पर गिरा लिया। दुर्गा के ऊपर आते हुए शिवाय ने उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। दुर्गा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे अंदर के ठंडे जहर को कम करने के लिए यही सबसे यूजफुल तरीका है। ये कहकर शिवाय ने अपने होठ दुर्गा के होठों से जोड़ दिए। दुर्गा ने भी शिवाय के होठों के एहसास में अपनी आंखें बंद कर ली। दुर्गा को किस करते हुए शिवाय ने अपने मन में सोचा, दुर्गा का जरा से छूने से भी मेरे अंदर का जहर अपने आप कम होने लगता है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस लड़की में कोई जादुई शक्ति है। जब भी मैं इसके थोड़ा करीब जाता हूँ तो इसके और ज्यादा करीब जाने की इच्छा मेरे अंदर बढ़ती जाती है। किस करते हुए ही अब शिवाय धीरे धीरे दुर्गा के पेट पर आ गया और पेट पर शिवाय के हाथ को महसूस करके दुर्गा को होश आया कि वो क्या कर रहा था। उसने एक हाथ से शिवाय के कंधे पर धक्का देकर उसे अलग करने की कोशिश की, पर उससे शिवाय को कुछ नहीं हुआ। इससे दुर्गा को गुस्सा आ गया। दुर्गा ने गुस्से में सोचा, बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा एडवांटेज लेने की? दुर्गा ने ये सब सोचते हुए शिवाय के होठ पर काट लिया, जिससे शिवाय की आह निकल गई और वो दुर्गा के होठों से अलग होके बोला,
दुर्गा तुम पागल हो क्या? तुम मुझे बाइट कैसे कर सकती हो? यू आर अ डॉग। दुर्गा ने गुस्से में कहा। तुमने मेरा एडवांटेज लिया है, इसलिए मैंने ऐसा किया। शिवाय का होठ दुर्गा के काटने से लाल हो गया था। ये देखकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ओह शिट, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया। दर्द हो रहा होगा बेचारे को, पर जो इसने किया वो भी तो गलत है। दुर्गा ने शिवाय के लिए अपनी फिक्र छुपाते हुए कहा, देखो मैं मानती हूँ कि तुमने एक बार मुझे बचाया था, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बार बार मेरा फायदा उठाओगे। इसलिए आगे से कभी अपनी हद पार करने के बारे में सोचना भी मत, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सिर्फ बाइट नहीं करूंगी बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगी। मैं कोई डॉग नहीं बल्कि शेरनी हूँ। शिवाय ने मुस्कुराकर दुर्गा के चेहरे के करीब जाकर एक हाथ से उसका चेहरा लेकर बहुत सिडेक्टिवली कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अगली बार कहाँ बाइट करना चाहती हो तुम मुझे? तुम जहाँ जो जितना चाहो उतना बाइट कर सकती हो। शिवाय की ऐसी बातें सुनकर दुर्गा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दुर्गा ने शिवाय को दूर धक्का देते हुए कहा, तुम दूर हटो मुझसे। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सिर्फ जहर के असर को कम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम खुद चेक कर लो। शिवाय की बातों पर दुर्गा को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो शिवाय की कलाई पकड़कर उसे खुद चेक करने लगी। चैप्टर 17 क्लास में न्यू एंट्री। दुर्गा ने जब शिवाय को चेक किया तो पाया कि शिवाय के जहर का असर वाकई कम हो गया था। दुर्गा ने हैरानी से शिवाय से पूछा, ये कैसे हुआ? शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे बताते हुए कहा, मुझे ये तो नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे बस इतना पता है, जब जब तुम मेरे करीब आती हो तब तब इस जहर का असर अपने आप कम हो जाता है। तुम जितना करीब आती हो ये जहर उतना कम होता जाता है। दुर्गा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे जहर का लेवल हमारी नजदीकियों के लेवल के हिसाब से कम होता जाता है? वेल, अगर ऐसा है तो? दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसे टच करूँ तो अब कैसा फील कर रहे हो तुम? शिवाय ने अपने मन में सोचा, ऐसे तो ये इलाज की जगह कोई और ही फीलिंग जगा देगी। शिवाय ने दुर्गा का हाथ अपने सीने से हटाते हुए कहा, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन तुम इस तरह लगातार आग से नहीं खेल सकती। बहुत रिस्की है ये सब। जहाँ तक बात है जहर का लेवल नापने की, तो उसके लिए मुझे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन की मदद से हमें एकदम परफेक्ट जवाब मिल जाएगा। दुर्गा ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास इस जहर का लेवल नापने की मशीन भी है? शिवाय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे पास मशीन है, और वो मशीन तुम्हें मेरे अलावा और किसी के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है। दुर्गा ने एक्साइटेड होकर कहा, तो अगली बार तुम वो मशीन जरूर लेकर आना। हम उस मशीन से देखेंगे कि तुम्हारा जहर का लेवल पर हमारी नजदीकी का क्या और कैसा कितना फर्क पड़ता है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ठंडा जहर वो जहर है जिसका इलाज ढूंढने की कोशिश मेरे गुरु ने हमेशा की पर ना ढूंढ सके। मैं भी जब इस दुनिया में आई हूँ तब मैं इस जहर का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उस रात शिवाय ने मुझे उस ड्रग के असर से बचाकर मुझ पर एक एहसान किया था, और उसके बाद उसने मुझे कीमती जड़ी बूटियाँ भी दी। शिवाय के एहसानों को चुकाने का मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। शिवाय ने एक शैतानी स्माइल के साथ दुर्गा से पूछा, तुम मशीन से लेवल चेक करना चाहती हो, पर तुम ये करोगी कैसे? दुर्गा ने शिवाय को समझाते हुए कहा, जैसा कि तुमने अभी कहा, हम अलग अलग बॉडी इंटीमेसी से तुम्हारे जहर का लेवल को नापने, जैसा कि अक्सर लैब में होता है, हो सकता है इस तरह से हम तुम्हारे जहर का एक परमानेंट इलाज ढूंढ ले। अगर हम 0 बॉडी डिस्टेंस ट्राई करें तो शायद हम बहुत जल्दी इस जहर का एंटीडोट ढूंढ ले। क्या तुम्हें मेरे साथ ट्राई करोगे? शिवाय ने दुर्गा को देखकर पूछा। दुर्गा, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? दुर्गा ने खुश होकर कहा, ऑफ कोर्स मैं जानती। प्लीज अगर तुम मेरे पहले पेशेंट बनने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। दुर्गा को जरा भी एहसास नहीं था कि वो क्या कह रही है। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज चल रही थी, पहला उसका डॉक्टरी का करियर और दूसरा ठंडा जहर का इलाज। शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखते हुए कहा, श्योर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारा पहला पेशेंट बनना। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी। दुर्गा अपनी क्लास में सोई हुई थी। दुर्गा को सोता देखकर सब लोगों में यही बात चल रही थी कि जो लड़की सारा दिन क्लास में सोती रहती है उसने टॉप कैसे कर लिया। लोगों को दुर्गा सोई हुई दिख रही थी, पर असल में तो वो जादुई मोती की दुनिया में थी। जादुई मोती की दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बहुत हाई लेवल की थी, इसलिए दुर्गा ने यहाँ जड़ी बूटियाँ उगाने का फैसला किया था। इस काम के लिए वो ज्यादातर समय इसी दुनिया में बिताने लगी थी। यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मोती से बाहर की दुनिया में मिलने वाली हर्ब्स के मुकाबले यहाँ उगने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत ज्यादा असरदार और ताकतवर थी।
जादुई फल वाले पेड़ की मदद से दुर्गा ने जादुई मोती का पासवर्ड भी बदलकर खुलजा सिमसिम रख दिया था। दुर्गा जड़ी बूटियों को पानी दे रही थी कि तभी पेड़ ने उससे कहा, दुर्गा अपनी दुनिया में अभी वापस जाओ, वरना तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। पेड़ की बात सुनकर दुर्गा मोती की दुनिया से बाहर आ गई। बाहरी दुनिया में आते ही उसे बाकी स्टूडेंट का शोर सुनाई दिया। ओ माय गॉड, ये तो वही है। हाय, ये तो सच में वही है, हमारे कॉलेज का हंक नंबर 1 समीर रॉय। लेकिन ये हमारी क्लास में ट्रांसफर क्यों हुआ है? ये पहली बार है जब मैं इसे इतने करीब से देख रही हूँ। शी इज सो हॉट। ये लड़का वाकई कॉलेज का हंक कहलाने के लायक है। मुझे तो मिस्टर शिवाय सिंह राठौर से भी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता है। ये सुनकर दुर्गा का मुंह बन गया। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, पागल हो गए हैं ये लोग, इसलिए बकवास कर रहे हैं। शिवाय सिंह राठौर इस समीर रॉय से कई ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। शिवाय से ज्यादा हॉट एंड हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। समीर ने दुर्गा के पास आकर उसकी बगल वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इस सीट पर कोई बैठा हुआ है? दुर्गा ने समीर को देखकर कहा, नहीं, ये सीट खाली है। ये सुनकर समीर ने अपना बैग उस सीट पर रखा और तुरंत वहाँ बैठ गया। बैठने के 1 मिनट के अंदर ही समीर ने अपना सर टेबल पर रखा और सो गया। समीर को दुर्गा के बगल में बैठा देखकर क्लास के सभी लड़कियां दुर्गा को गुस्से और जलन में घूरने लगी। सभी लड़कियों में यही बातें होने लगी कि समीर दुर्गा के बगल में ही क्यों बैठा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, हे भगवान, मुझे पहले ही इतना टाइम लग गया है इन सब के मुंह बंद करवाने में, और अब एक और समस्या मेरी जिंदगी में भेज दी आपने। लगता है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं ही आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन गई हूँ। अब मुझे एक बार फिर इन सब के मुंह बंद कराने पड़ेंगे। चैप्टर 18, पार्टी का इनविटेशन। दुर्गा ने अपनी एक उंगली से समीर के कंधे पर पोक करके उसे जगाया। समीर ने गुस्से में दुर्गा को देखते हुए पूछा, क्या है? दुर्गा ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम कहीं और बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब मैं सो रही हूँ तो कोई बगल में बैठे। समीर ने बेचारा सा मुंह बना के कहा, 2 बेचारे स्टूडेंट अगर एक साथ सो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। दुर्गा ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, समीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अब कोई बेचारी स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले मिड टर्म्स एग्जाम में टॉप किया है। समीर ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प कर सकती हो। दुर्गा ने अब कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गा ने वहाँ से उठते हुए अपने मन में सोचा, छोड़ो यार, ये लड़का चिकना घड़ा है, मेरी किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। बेहतर होगा मैं इससे दूर ही रहूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली इसके आसपास न रहने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आगे जो भी होगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी दुर्गा की क्लास में मिहिर गुस्से से चिल्लाते हुए आया, दुर्गा चौहान, मेरे सामने आओ। तुमने मालिनी पर हाथ कैसे उठाया? बेहतर होगा कि तुम मुझे अच्छी एक्सप्लेनेशन दो अपनी इस हरकत की। दुर्गा ने सामने आते हुए कहा, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, बहुत सीधी सी बात है। वो मुझसे शर्त हार गई और बदले में मैंने वो किया जो करना पहले से तय हुआ था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस बात से? मिहिर ने गुस्से में दुर्गा की तरफ बढ़ते हुए कहा, चौहान परिवार ने तो तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं की, पर आज तुम्हारे परिवार की जगह मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मिहिर दुर्गा तक पहुंचता उससे पहले ही समीर ने आकर मिहिर के पैरों के बीच में अपने घुटनों से किक मारी। मिहिर वहीं जमीन पर बैठ गया और दर्द से चिल्लाने लगा। समीर ने माहिर को देखकर कहा, माहिर, क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? एक अकेली लड़की को परेशान करना और उस पर हाथ उठाना? अगर दम है तो मुझसे पंगा लेके दिखाओ। माहिर ने समीर से पूछा, तुम्हारा दुर्गा चौहान के साथ क्या रिश्ता है? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? समीर ने दुर्गा के गले में हाथ डाल के कहा, ये मेरी डेस्कमेट है और इस समय मेरी शरण में है। इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। समीर ने अपना ब्लेजर उतार कर दुर्गा को देते हुए कहा, मेरे ब्लेजर का ध्यान रखना, तब तक मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। माहिर ने गुस्से में दुर्गा को देखते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा चक्कर मिस्टर राठौर के संग चल रहा था और अब तुम इस समीर रॉय के साथ हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी हो। वेल, मुझे नहीं लगता कि हर कोई तुम्हारी जितना होता है। माहिर इतना ही कह पाया था कि तभी दुर्गा ने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। यह नजारा देखकर समीर और क्लास के सभी लड़के हैरान भी थे और डरे हुए भी। दुर्गा ने उन सबको देखकर हंसते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मर्दों के पीछे छुपकर रोती रहती हैं और खुद अपने लिए कुछ भी नहीं करती। तभी एक लड़की क्लास में दौड़कर आते हुए बोली, भैया आप ठीक तो हो ना? ये लड़की माहिर की कजिन नताशा जायसवाल थी। नताशा अपने अच्छे मार्क्स और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे क्लास में फेमस थी। नताशा की फैमिली शहर की सबसे अमीर परिवारों में गिनी जाती थी। नताशा मालिनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसी की क्लास में थी। नताशा ने समीर को देखकर कहा, समीर, मैंने सुना है कि तुमने इस क्लास में ट्रांसफर कर लिया है।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ हाय बोल दूं, पर यहाँ आकर देखा कि तुम मेरे कजिन से लड़ रहे हो। ऐसा क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? और समीर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस क्लास में ट्रांसफर ले रहे हो? मुझे इस बारे में पता चलने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी मेरे कजिन से लड़ाई कैसे हो गई। खैर जो भी हुआ हो, पर क्या तुम मेरे लिए इस बात को यहीं खत्म कर सकते हो? ये कहते हुए नताशा ने समीर का हाथ पकड़ना चाहा, पर समीर ने नताशा का हाथ दूर झटकते हुए कहा, नताशा छुओ मत मुझे। नताशा ने समीर से कहा, समीर प्लीज मेरे भाई का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मैं यहाँ पर खुद तुम्हें अपने बर्थडे की पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ। तभी नताशा की नजर दुर्गा पर पड़ी। नताशा दुर्गा के पास जाते हुए बोली, दुर्गा अच्छा हुआ तुम भी मुझे यहाँ मिल गई। मैंने जब से सुना है कि तुमने इस बार फर्स्ट रैंक हासिल की है, तब से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। देखो आज ना मेरा जन्मदिन है। शहर से थोड़ी दूर फॉरेस्ट एरिया में एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ हमारा बंगला है। मैंने वहाँ पर अपने जन्मदिन की पार्टी रखी है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम भी उस पार्टी में जरूर आना और हमारे साथ मिलकर फन करना। ये कहते हुए नताशा ने अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दुर्गा के हाथ में पकड़ा दिया। दुर्गा ने नताशा की आंखों में देखते हुए सोचा, तो अब ये मेरे लिए जाल बिछा रही है। भले ही इसके चेहरे पर मुस्कान हो और मुंह से फूल झड़ रहे हों, पर इसकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत है, जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। इसको मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। वैसे तो मेरे पास इन लो लेवल के लिए जरा भी वक्त नहीं है, लेकिन मैंने सुना है शहर से दूर उस छोटी सी पहाड़ी पर बहुत सारे रेयर एंड कीमती जड़ी बूटियां हैं जो बहुत महंगे हैं और मुश्किल से मिलते हैं। उस पहाड़ी पर कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि वो पूरा एरिया जायसवाल फैमिली के प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर मैं वहाँ से उन जड़ी बूटियों के कुछ बीज हासिल कर लेती हूँ तो मैं उन्हें जादुई मोती की दुनिया में उगा सकती हूँ और अपने काम में यूज करने के साथ साथ मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकती हूँ। दुर्गा ने इन्विटेशन कार्ड लेके मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मुझे इन्विटेशन देने के लिए। मैं तुम्हारी इस पार्टी में जरूर आऊंगी। ये सुनकर नताशा ने खुश होकर जाते हुए कहा, दैट्स ग्रेट, तो शाम को 7 बजे मिलते हैं, बाय। ये कहते हुए नताशा वहाँ से चली गई। चैप्टर 19 नताशा की पार्टी। नताशा के जाने के बाद मिहिर भी वहाँ से चला गया। समीर ने अब दुर्गा से कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम इस नताशा के साथ इतनी अच्छे से क्यों पेश आ रही थी? दुर्गा ने समीर को देखकर कहा, अच्छे से पेश नहीं आती तो क्या करती फिर? समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी बहन मालिनी के साथ किया। मुझे मालिनी और नताशा जैसी लड़कियों से बहुत नफरत है क्योंकि वो हमेशा भोली और मासूम सूरत बनाकर दूसरों से अपना काम निकलवाने की कोशिश करती हैं। सच कहूँ तो जिस तरह तुमने सबके सामने अपनी बहन को थप्पड़ मारे थे ना, तुम्हारे वो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे? दुर्गा ने शैतानी मुस्कान के साथ समीर को देखकर कहा, जिसका मुंह मैं थप्पड़ मारकर आसानी से बंद कर सकती हूँ, उसके साथ मैं बहस करके अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करूँ? जहाँ तक बात लोगों की बातों की है तो वो सबके नज़रिए पर डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हें और तुम्हारे जैसे लोगों को लगता है मैंने बहुत सही किया, वैसे ही बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैंने बहुत गलत किया। हम सबकी नज़रों में हमेशा सही नहीं हो सकते, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं खुद अपनी तरफ से कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे मैं उन्हें छोड़ूंगी भी नहीं। मेरा उसूल है कि मैं पहले किसी को छेड़ती नहीं हूँ, पर जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसके बदले में उसे 10 थप्पड़ मारूंगी। ये कहते हुए दुर्गा वहाँ से चली गई। समीर ने जाती हुई दुर्गा को देखकर सोचा, ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे दुर्गा चौहान में कोई जादू है। जितना ज्यादा मैं उसके करीब जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा जानने का मन होता जा रहा है। मालिनी की क्लास। नताशा ने क्लास में वापस आते ही सबसे पहले मालिनी के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। मालिनी ने हैरानी से नताशा से पूछा, नताशा तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अचानक से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नताशा ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी स्टूपिड बहन की वजह से हुआ। उस दुर्गा चौहान की हिम्मत कैसे हुई मेरे समीर के इतना क्लोज जाने की और बात करने की? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मेरे परिवार की ताकत का। मैं अगर चाहूँ तो पलक झपकते ही तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख सकती हूँ। मालिनी ने नताशा के कंधे पकड़ते हुए कहा, नताशा तुम प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारी गलती दुर्गा की है।
तुम मुझे बताओ कि तुम उससे बदला कैसे लेना चाहती हो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नताशा ने एक सिगरेट जलाकर कश लेते हुए कहा, तुम और मेरी मदद करोगी? तुम अपना खुद का बदला लेने में तो फेल हो गई। तुम शायद भूल गई हो कि किस तरह उसने कुछ दिन पहले तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारे थे और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। तो फिर अब तुम भला मेरी क्या मदद कर पाओगी? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब तक जो तुम नहीं कर पाई वो करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास सैकड़ों तरीके हैं उससे निपटने के। तुम बस देखती जाओ कि आज की पार्टी में मैं कैसे उसे टॉर्चर करूंगी। शाम का समय, नताशा का बंगला। सभी लोग पार्टी के लिए पहुंच गए थे। नताशा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। कुछ देर बाद नताशा सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, आप सबको इतनी देर इंतजार कराने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप सब लोग मेरी इस पार्टी में आए उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। नताशा ने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर लड़के उस पर फिदा हो गए थे। लड़कियों ने आपस में बातें शुरू कर दी थी। ये तो चैनल की वही कस्टमाइज्ड ड्रेस है ना, जो पिछले महीने एक मैगजीन में छपी थी? हाँ, ये वही है। मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में इस ड्रेस के सिर्फ 5 पीसीस हैं और बहुत बड़े बड़े लोग इस ड्रेस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रेस की कीमत लाखों में है। मानना पड़ेगा, जायसवाल फैमिली वाकई बहुत अमीर है। नताशा ने हंसते हुए उन लड़कियों से कहा, अरे नहीं, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बस मीडिया वालों ने बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है। नताशा ने अपने मन में सोचा, तुम लोगों को तो ये बताने का कोई भी फायदा नहीं है कि मेरे लोगों ने फ्रांस में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके ये ड्रेस हासिल की है। तुम लोगों को ये बता के मैं अपनी ड्रेस का कंपैरिजन तुम्हारे सस्ते और घटिया कपड़ों से नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरी खूबसूरती को सिर्फ ऐसी कीमती ड्रेस ही मैच कर सकती हैं। कुछ लड़के नताशा की तरफ अपने गिफ्ट्स बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे नताशा, मैं तुम्हारे लिए कार्टियर की वॉच लाया हूँ। नताशा, मैंने तुम्हारे लिए रोज स्पेशली पेरिस से मंगवाए हैं। सिर्फ सबसे खूबसूरत लड़की ही इनकी खूबसूरती को मैच कर सकती है। नताशा ने सभी गिफ्ट से लेते हुए मुस्कुरा के कहा, ओह थैंक यू सो मच, लेकिन यकीन मानिए मुझे इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ आए यही बहुत है। नताशा ने अपने मन में सोचा, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ समीर में है, लेकिन तुम जैसे लड़कों को अपनी अदाओं से अपने आगे पीछे घुमाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसलिए मुझे तुम लोगों से ये गिफ्ट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। मैं नताशा जायसवाल पैदा ही हुई हूँ एक प्रिंसेस की लाइफ जीने के लिए और तुम सबको अपना दीवाना बनाने के लिए। नताशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी लड़के ने कहा, ओ माय गॉड, वो देखो कौन आ रही है। जो भी है बहुत खूबसूरत है। ये सुनते ही सब लोगों का ध्यान नताशा से हट गया, जिससे नताशा को बहुत गुस्सा आने लगा।